तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है देखिए एक बार, क्या है ये एक शब्द समस्या है। पहले शब्द समस्या को आपको पढ़ना आना चाहिए। शब्द समस्या अगर आपको पढ़नी नहीं आई तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे और समीकरणों को आपको क्या है किसी विधि से हल करना है, या तो आप बीजगणित से कर लीजिए या किसी से भी कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं। तो क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन नियत किया है या फिर लिया है। क्लियर, यहाँ पे ये बात क्लियर है। क्या है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। तो आपको पूछा क्या, ये देखिए, तो यहाँ पे पूछा है नियत व्यय पूछा है और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, यानी 2 चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम समझ लेते हैं एक बार, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, तो देखो मान के चलो एक हॉस्टल है, ठीक है, एक छात्रावास है, ठीक है, वहाँ एक छात्र है, ठीक है, उस छात्र एक स्टूडेंट है, वहाँ उसको क्या करना है, एडमिशन लेना है इस छात्रावास में। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है मैं इस छात्रावास में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या है, इतने रुपए आपको फिक्स देने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे 1000 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, फिक्स देने पड़ेंगे ये ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब बोले कि आप जितने दिन उसमें खाना खाओगे, जितने दिन आप उस छात्रावास में खाना खाओगे उसका अलग से प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज होगा। ठीक है, तो प्रतिदिन का चार्ज मान लो उसने बोला कि अगर आप हर दिन 1 दिन का खाने का जो चार्ज होगा वो 10 रुपये होगा। कितना होगा, 10 रुपये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 1000 रुपये तो फिक्स हो गए, ठीक है, और 1 दिन का 10 रुपये लगेगा। अब छात्र की मर्जी है वो कितने दिन खाना खाता है। मान के चलो उसने कितने दिन खाना खाया, उसने 2 दिन खाना खाया। कितने दिन खाना खाया, 2 दिन खाना खाया। समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझ लो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अब उसने 2 दिन खाना खाया तो कितने हो गए बताओ, 2 दिन के कितने रुपए हो गए, तब 1 दिन का 10 रुपये है। ठीक है, तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 10 कितने हो गए, 20, और प्लस उसे ये वाले 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका टोटल कितना अमाउंट हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया 1000 और 20, कितने, 1020। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नियत, यानी कि नियत में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मान के चलो इसी जगह पे एक और छात्र आया, उसको भी क्या है, 1000 रुपये देने ही पड़ेंगे क्योंकि सबके लिए नियम एक जैसे। अब उस छात्र ने जो खाना खाया वो कितने दिन खाया, उस छात्र ने जो खाना खाया वो खाया 5 दिन। कितने दिन खाया, 5 दिन। और 1 दिन का खाने का जो रेट है वो कितना है, 10 रुपये। क्लियर, तो यहाँ पे देखो अब इस छात्र को कितने रुपए देने पड़ेंगे, देखो 1000 रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे। क्लियर, तो प्लस अब उसने कितने दिन खाना खाया, 5 दिन, तो 5 गुणा कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से 10। तो यहाँ पे कितना हो गया, उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1000 तो ये, और 10 और 5 कितने, 10 का 5 पे करेंगे तो 50, तो 1050 कितना हो गया, 1050। ये बात समझ में आ गई आपको। यानी कि यहाँ पे देखिए जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का जो भी चीज़ है उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन जो नियत है वो आपका कैसा है, फिक्स है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक छात्रावास के यहाँ से क्वेश्चन है, कितने भोजन ले, जब एक विद्यार्थी ए, कोई एक विद्यार्थी क्या है, ए है, उसको 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। ठीक है, तो प्रतिदिन का भोजन का जो मूल्य है वो x मान लेंगे, और नियत को हम x मान लेंगे और प्रतिदिन को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, माना नियत व्यय कितना मानते हैं, रुपए, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन का भोजन क्या है, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना हो जाएगा बताइए, रुपए, y हो गया। ये तो हो गया x और ये हो गया आपका y। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे x और y, हमको 2 अमाउंट मिल गए। अब देखते हैं पहली शर्त। पहली शर्त में हम लोग लिखेंगे, पहले स्टूडेंट ने क्या किया, एक छात्र ए है, ठीक है, जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन।
ठीक है। तो नियत का तो पता है आपको क्या होगा, ठीक है। तो नियत होगा x प्लस कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, ठीक है। एक दिन का भोजन के मूल्य क्या है 22, और कितने दिन करता है वो, 20 दिन करता है। देखिए आप 20 दिन, तो कितने गुणा कर देंगे, 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 20 बराबर, तो उसे कितने रुपए देने पड़े, उसे देने पड़े 1000 रुपए। क्लियर यहाँ तक, 1000 रुपए, तो 1000। इस तरीके से ये समीकरण बन जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 20 का 20y बराबर 1000। अब आप देख लीजिए, अगर वो 15 दिन करता तो x प्लस 15y, अगर 10 दिन करता तो x प्लस 10y, अगर वो 5 दिन करता x प्लस 5y। समझ में आ गया। यानी x तो आपका नियत माने क्या होता है, फिक्स, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो भी बदलाव होगा वो किस में होगा, प्रतिदिन में होगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में देखिए आप लोग, अब A छात्र की बात कर ली। अब क्या करते हैं, जब कि छात्र B, अब किसकी बात करें, छात्र B। अब B वाले छात्र ने, देखिए B वाले छात्र ने कितने दिन भोजन किया, 26 दिन, तो 26y आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में क्या लिखेंगे, x प्लस 26y बराबर, उसे कितने रुपए देने पड़े बताइए, ये देखिए 1180, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। समीकरण बनाना ही सबसे कठिन बात है, समीकरण बनाने के बाद बिल्कुल भी ये इजी क्वेश्चन है। तो समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, इन सभी से आपको सॉल्व करना। अगर आपको ये विधि नहीं आती तो प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जितने भी वीडियो है प्रतिस्थापन विधि के और विलोपन के, वो सब मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। समीकरण नहीं तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूं, विलोपन विधि से हल करने पर। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आपको वो क्वेश्चन करेगा तो वो आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको विलोपन से करना है या प्रतिस्थापन से करना है। आप कौन सी भी विधि जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विलोपन से करूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे विलोपन से करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखो समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो x प्लस 20y बराबर कितना है, 1000, और यहाँ पे कितना है, x प्लस 26y बराबर कितना है, 1180। क्लियर। अब भी क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हमने समीकरण लिख लिए। x और y को एक जैसा करना, या तो x को एक जैसा कर लो या y को, लेकिन हमें x पहले से एक जैसे मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। और देखो x जो आपके एक जैसे हैं उनके चिन्ह कैसे हैं, देखो ये भी प्लस का और ये भी कैसा है, प्लस का। जब भी चिन्ह एक जैसे होंगे, आपको याद रखो, जो आपने एक जैसे किए हैं उनके चिन्ह अगर एक जैसे हुए तो हमको यहाँ पे लिखना है क्या, घटाने पर। क्या लिखना है, घटाने पर। और जब भी घटाने पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। कैसे, जो प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। सिंपल। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे देखो 26 में से ये प्लस ये माइनस यानी घटेंगे, तो 26 में से 20 गए तो माइनस का 6 क्योंकि 26 क्या है, माइनस का जो कि बड़ा है। क्लियर। बराबर यहाँ पे देखिए 1180 में से 1000 गए तो कितने बचेंगे, 180, वो भी किसके, माइनस के। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। और y बराबर कितना आ गया, 180 बटे में 6, और यहाँ से इसको काट देंगे, 36 18, तो y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 30। ये आपका पहला आंसर आया है। ठीक है। अब ये जो y का मान है उसे किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लीजिए, x प्लस 20 y इक्वल टू कितना है, 1000।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे y हो वहाँ पे आपको 30 रखना है, तो x प्लस 20 और ये क्या आ गया y, तो इंटू लगाइए क्योंकि ये गुणांक होता है, और इसको लिख दीजिए 30 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, x प्लस कितने हो गए ये 30 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए 600, क्लियर। और यहाँ पे कितना आएगा 1000। अब क्या करेंगे, x बराबर 1000 और माइनस ये 600 इधर जाएंगे तो माइनस का 600, क्लियर। और x बराबर हो गया 1000 में से 600 गए तो कितने आ गए 400, यानी कि ये आपका आ गया x का मान। इसका मतलब क्या है, प्रतिदिन का जो नियत किराया है, नियत व्यय वो आ गया कितना x का मान। नियत व्यय क्या माना था हमने, x माना था, तो वो आ गया आपका 400, ठीक है 400 रुपये। और प्रतिदिन भोजन का व्यय वो आ गया। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरे की, जो कि एक्सरसाइज 3.5 का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक भिन्न है, क्या है एक भिन्न, और उसको क्या है 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये पहली बात है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो आपको पूछा क्या है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो पहले हम भिन्न के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। तो भिन्न क्या होती है, तो मैं अब आपको बता दूं, जो बटे के रूप में होती हैं, जैसे 3/4, 2/3, 1/3, ये सब क्या होती हैं, ये सब भिन्न होती हैं, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक नंबर बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, भिन्न बनती कैसे, तो आपको पता होगा ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को, अंश, ठीक है। और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर। नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाला नंबर अंश होगा और नीचे वाला हर होगा। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अंश दे रहा हूं कितना 5 और हर दे रहा हूं मैं आपको 8, बताइए भिन्न कितनी होगी। तो आप बोलोगे ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश। तो ऊपर वाला अंश यानी कि 5, क्लियर। और नीचे वाला हर होता है यानी 8, और ये क्या लगा है बटे, तो यहाँ पे लगा दिया हमने बटे। तो आपको भिन्न मिलेगी कितनी 5/8। तो इसी तरीके से देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न बराबर होता है क्या, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। अब यहां पे देखिए आप, यानी कि अगर हमको भिन्न ज्ञात करनी है तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमको अंश ज्ञात करना पड़ेगा, और क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हर ज्ञात करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश और हर को क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन माना अंश हम क्या मान लेते हैं, x, क्लियर। और हर को क्या मान लेते हैं, y। समझ में आ गया आपको। अगर आपको अंश x मिल गया, हर y मिल गया, तो भिन्न आपके लिए क्या बन जाएगी। देखो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर। अंश आपका x है बटे हर आपका क्या है, y। तो आपकी भिन्न बन गई क्या, x बटे y। तो हम लिख देंगे तब भिन्न क्या होगी बताइए, x बटे y होगी। सिंपल सी बात है कि आपको क्या है, अंश और हर को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। ये तो बेसिक था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको भिन्न मिल गई, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला फुल स्टॉप क्या है, एक भिन्न, हमको भिन्न मिल गई x बटे y, 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/3। कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। ये पहली शर्त है। आपको पता है हमेशा 2 शर्त बनती है, तो पहली शर्त लिख देंगे हम यहाँ पे। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त भिन्न से, भिन्न क्या है यहाँ पे, x बटे y, ठीक है। कितनी हो जाती है, कितना घटाते हैं भिन्न के, अंश में से 1 घटाते हैं। किस में से, अंश में से 1 घटाना है। तो अंश कौन सा है, देखिए अंश है ये वाला, अंश कौन सा है यहाँ पे, ये वाला। तो इसमें से क्या है, 1 घटा देते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलता है, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 मिल जाता है, क्लियर।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो आपको समीकरण मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा। तो गुणा कर दीजिए इसका, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका इसमें करेंगे तो 3 × x - 1 बराबर y का 1 में करेंगे तो y, ठीक है। और गुणा करते हैं, 3 का x में करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3x और माइनस यहाँ पे करेंगे तो 3 बराबर क्या होगा y। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3x, y को भी इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का y और माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हमने एक पहली शर्त से हमने क्या बना लिया, समीकरण नंबर 1। अब बनाते हैं समीकरण नंबर 2, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, देखिए आप, दूसरी शर्त में बोल रहा है, देखो इसमें 2 बातें बोलेगा और 2 ही बातें पूछेगा, यही इसकी इन सवालों की सिर्फ एक ही खासियत है, ठीक है। और वह है 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/4 कब होती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना, 8 जोड़ दिया। तो दूसरी शर्त में हम x/y लिखते हैं और हर में कितना 8 जोड़ना, हर में, अंश में नहीं, हर कौन सा है नीचे, तो 8 बराबर कितना हो जाता है, आंसर कितना आ जाता है 1/4। तो यहाँ पे लिख दिया 1/4। फिर से वही काम करना है बच्चों, क्या करना है बताइए, फिर से इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करना है। तो कर दीजिए, 4 का x में करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। क्लियर, बराबर y + 8 हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 4x इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, लेके आएंगे तो क्या, माइनस का y हो गया और माइनस का 8 बराबर क्या हो गया 0। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण बन गए हैं, इनको हम क्या करेंगे, किसी विधि से हल कर लेंगे। तो हम इस 3.5 को पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है हम सभी किससे कर रहे हैं, बीजगणित विधि से कर रहे हैं। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को भी किससे करेंगे, बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे बीजगणित विधि से सॉल्व। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको नोट, हमको ये समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को हम बीजगणित विधि से हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसा ही करेंगे। अब देखो तुलना करते हैं, तो यहाँ पे a1 b1 c1 के मान, तो a1 का मान बताइए कितना होगा, a1 का मान होगा 3, b1 का मान बताइए यहाँ पे माइनस का 1 और c1 का मान कितना होगा, माइनस का 3। क्लियर। अब a2 का मान निकालते, तो a2 की वैल्यू बताइए 4, b2 की वैल्यू माइनस का 1 और c2 की वैल्यू माइनस का 8। ये जो वैल्यू निकल के आई हैं, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लोग बीजगणित विधि का जो फॉर्मूला है उसे लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x के लिए क्या होता है, BC - BC, याद कराने का तरीका बताया था कि नहीं, बराबर y/ क्या है, CA - CA। क्लियर। और 1 के लिए क्या है, AB - AB। क्लियर। और ये देखो 12 21 12 21 12 और 21 हो गया। अब इनको लिख लेते हैं, x बटे, देखो b1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इंटू c2 की वैल्यू माइनस का 8, माइनस लगा दो, v2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू माइनस का 3 हो गया। क्लियर। बराबर इसी तरीके से y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू होगी, देखो c1 की वैल्यू है -3 और a2 की वैल्यू 4 माइनस c2 की वैल्यू माइनस का 8 इंटू a1 की वैल्यू 3। ठीक है। अब 1 की निकालते हैं, 1 अपॉन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे
वन का क्या होगा A1, A1 कितना है 3, B2 यानी कि -1 माइनस A2 कितना है 4 इंटू B1 कितना है -1। ये हो गए। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। x बटे, देखिए माइनस माइनस प्लस 8 एकन 8 कितना हो गया 8। क्लियर। और ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बचा प्लस माइनस माइनस माइनस, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो गया यहाँ तक, बराबर y अपॉन क्या होगा, देखो 4 12 माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 8 24 बराबर। अब 1 के लिए निकाल लेते हैं। 1 के लिए क्या होगा 3 एकन 3 और माइनस माइनस प्लस और 4 एकन 4। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x बटे 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, y 24 में से 12 गया तो प्लस का 12 1 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1 बचा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, x के मान निकालेंगे y का, x का मान निकाले तो x और 1 और y का मान निकाले तो y और 1। ठीक है, तो x बटे 5 किसके मान के लिए लिख दो आप, x के मान के लिए। क्लियर। तो क्या करते हैं, x बटे 5 बराबर कितना 1 बटे 1, 1 बटे 1। तो यहाँ पे देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये x का मान आ गया, आंसर नहीं आया। ठीक है, अब y के मान के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन में 1, यहाँ पे गुणा और इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो y का 1 में करेंगे तो y और बराबर क्या हो गया 12। ये आपको क्या आ गया, y और x के मान आ गए। आपको पता है, यानी कि x आपने अंश माना था, y आपने क्या माना था, हर माना था। तो आता है भिन्न क्या होगी, आता है भिन्न बराबर होगी कितनी, अंश बटे हर। अंश कितना है 5, हर कितना है 12, तो 5 बटे 12 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ